हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हमारी क्लास 10 दिसंबर टेस्ट सीरीज का लास्ट टेस्ट पेपर, जिसमें हमने कवर करा मेंसुरेशन, सरफेस एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। राइट, सो जल्दी से देखते हैं क्या था हमारा टेस्ट पेपर, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या उनका करेक्ट वे था, क्या क्वेश्चंस आपने सही करे, क्या आपने मिस्टेक्स करी, सारी चीज़ें। और ये बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना इफ़ यू वांट टू लर्न मोर एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स तो फिर आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पूरा वीडियो देखना है, अपने सारे डाउट्स नोट डाउन करने हैं, उनको रीअटेम्प्ट करना है और फिर देखो आप कितना उनमें सॉल्व कर पा रहे हो। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद MCQ पार्ट, जिसमें आपका ये पहला असर्शन रीजन है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या क्वेश्चन था आपका। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, स्टेटमेंट असर्शन रीजन से रिलेटेड है। पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द y एक्सिस विद द लाइन दिस। तो अब ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर इसने सेटिस्फाई कर लिया, किसने, इस पॉइंट ने अगर सेटिस्फाई करा है इस इक्वेशन को, तो देखो ये y एक्सिस का तो पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर x 0 है। अब इसको सेटिस्फाई करेगा अगर मैं 3 ब्रैकेट में 0 + 2 इंटू 2 और इज इक्वल्स टू 4, तो आपको पता है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो असर्शन करेक्ट है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 0,2 फ्रॉम द x एक्सिस इज 2 यूनिट। अब आप देखो बेटा, जब आप x एक्सिस से किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो ना, किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस आप अगर x एक्सिस से फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे ये 2,0, तो आपको y एक्सिस के पैरेलल देखना होता है, y एक्सिस के पैरेलल देखना होता है। तो यहाँ पर y एक्सिस का पॉइंट क्या है, 2, तो यानी यहाँ पर जो हमारे पास, देखो यहाँ पर रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर डिस्टेंस से रिलेटेड है, वहां पर हमको बस पॉइंट को सेटिस्फाई कराने वाला क्वेश्चन पॉइंट था। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट इन द गिवन फिगर इफ आर्क्स आर ड्रॉन टेकिंग वर्टिसेस ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट द साइड BC रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट DEF, ठीक है, देन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज ये। अब आपको ये बताना है, ये कैलकुलेट करना है कि क्या ये आपके पास आएगा। और एक बार हम यहाँ पर रीजन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द रीजन ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द रेडियस। अब रीजन, अगर आप एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करना है तो जल्दी से देखो हमारे पास क्या आता है, 3/360 × πr²। तो यहाँ पर ये करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ये करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आपके पास देखो, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से रीजन फॉल्स जो होता है वो C वाले में ही होता है, रीजन फॉल्स होता है C वाले में। तो डायरेक्ट तुम यहाँ पर मार्क कर सकते हो, रीजन देखा, रीजन गलत है, सीधा C ऑप्शन। यहाँ पर असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। जब तक E वाले ऑप्शन के चांसेस नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सीधा डायरेक्ट C ऑप्शन मार्क करोगे, क्योंकि हमें असर्शन सॉल्व नहीं करना। हमने देख लिया रीजन गलत है तो असर्शन करेक्ट होगा, C मार्क कर दो जल्दी से। कैलकुलेट करना है तो आप रफ नोटबुक में अपनी कैलकुलेट कर सकते हो तीनों का एरिया। अब यहाँ पर देखो, जल्दी से यहाँ पर देखिए बेटा, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अब ये हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं, तो एक देखो पॉइंट हमें ओरिजिन दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 0,B, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट दे रखा है 0,A, मतलब A,0। तो बेटा ये A यूनिट हो जाएगा, ये ट्रायंगल है, ये B यूनिट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट से हमारा क्या हो जाएगा, हाफ A इंटू B। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू A/B, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो आप देखिए, B इज हाइपोटेनस A, तो ये हो जाएगा आपके पास B² - A² इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू आपके पास B² हो जाएगा। B मतलब यहाँ पर कैपिटल B से बेस लिख रही हूँ, तो B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √B² - A²। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर A था, A अपॉन अंडर, ये D ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखो A/B² - A² √, तो यहाँ पर ये हमारा D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू P, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये सब्जेक्टिव में अभी आ जाता है, तो ध्यान से देखो बेटा। हमें पता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है, tan² थीटा होता है 1। इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा।
अब आप जल्दी से यहाँ पर देखिए बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन में सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू पुट करूँ तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/p और हमारे पास सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या दे रखा था p। अगर मुझे यहाँ से टैन की वैल्यू फाइंड आउट करनी टैन थीटा, तो मैं अगर इनको माइनस कर दूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -2 टैन थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना 1/p माइनस p। अब अगर मैं यहाँ पर इसको एलसीएम लूँ तो -2 टैन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - p स्क्वायर अपॉन p। और अगर मैं -2 को इधर लेके आऊँ तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा p स्क्वायर -1/2p। p स्क्वायर -1/2p, इट मीन्स ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देख लो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में बोले इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पर देखो बेटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन इसको तुम कॉस अपॉन साइन लिखोगे, साइन साइन कैंसिल कॉस आ जाएगा, ये करेक्ट है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 करेक्ट है। यहाँ पर हमें बोला है इन्होंने कॉस थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो आपको पता है इसको आप लिखोगे साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल साइन आ गया। टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, ये वाला गलत है। तो यानी हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 7th क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, यहाँ पर हमें बताना है सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेती हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि होता है ये हो जाएगा आपके पास क्या, टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास टैन स्क्वायर थीटा बन गया। ये हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ और ये इंटू में टैन स्क्वायर थीटा हमारे पास है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक एक टर्म को तो ये आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन टू द पावर 4 थीटा और हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ अ शैडो, वर्टिकल पोल की हाइट उसके शैडो के बराबर है। अगर मैं इसको एच लेट कर लेती हूँ तो ये भी एच हमें दे रखा है, ये भी एच हमें दे रखा है। फिर उन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है, ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो थीटा, अब परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम टैन थीटा यूज करेंगे। टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1। टैन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1, यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेटा इसके बाद इन्होंने बोला है क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज टचिंग सेमी सर्कल, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है सी एफ ए बी, यहाँ पर डायमीटर दे रखा है ए बी, ये पूरा डायमीटर ए बी, ये हमारे पास ये 14 हो जाएगा क्योंकि ए बी पूरा 28 दे रखा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। अब देखो ये पूरा कितना होगा बेटा, दिस इज ऑल्सो 14, दिस इज ऑल्सो 14, ये पूरा 14 होगा ना, ये पूरा 14 होगा। तो अगर मैं हाफ बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको कुछ भी P पॉइंट मार्क कर लूँ तो PC विल बी व्हाट, PC इनर सर्कल की रेडियस होगी। तो PC कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर भी C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर भी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, C ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाई 30% इट्स एरिया डिक्रीज्ड बाई, तो यहाँ पर देखो बेटा अगर हमारे पास एरिया क्या होता है, यहाँ पर एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है और आर रेडियस होती है। अगर हमारी जो न्यू रेडियस है, वो क्या हो जाए, यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो कितना हो जाए, यहाँ पर डिक्रीज्ड बाई 30%। तो यानी यहाँ पर आर का 30% जो हमने करा वो क्या करा, माइनस कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 70R/100, यानी हमारे पास अगर मैं इसको लिखूँ तो 7R/10 हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मुझे ये रेडियस है हमारे पास, अगर मैं इससे पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करूँ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई इसकी जगह मैं लिखूंगी 7R/10 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई इंटू 49R² 100। और ये हमें बताना है कि कितना डिक्रीज हुआ। तो भाई पहले हमारे पास जो एरिया था, पहले हमारे पास था पाई
एरिया डिक्रीज बाई परसेंटेज बताना है, एरिया डिक्रीज बाई परसेंटेज बताना है, तो पहले हमें डिक्रीज की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कितना डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर डिक्रीज वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 49r² अपॉन 100 पाई माइनस पाई r², ये पहले इससे पाई r² से माइनस करोगे तो ये हमारे पास है πr² माइनस 49 πr² अपॉन 100, और इसमें एलसीएम ले लो तो 100 πr² माइनस 49 πr² अपॉन 100, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये πr² कॉमन कर लो तो ये आपके पास आ गया कितना, ये माइनस करोगे ये 1 हो गया, 9 माइनस 4 ये हो गया आपके पास कितना, ये आपके पास बच रहा है 51 अपॉन 100, ये 51 अपॉन 100, तो हमारे पास 51 अपॉन 100 πr² अपॉन πr² इंटू 100 होता है डिक्रीज परसेंट, πr² कैंसिल, 100 अपॉन 100 कैंसिल, तो 51% हमारा एरिया जो है वो डिक्रीज हुआ। सबसे पहले हमने क्या करा, डिक्रीज्ड रेडियस निकाला, 30% डिक्रीज करके माइनस कर दिया तो हमारे पास न्यू रेडियस आ गई, उससे हमने πr² निकाला। अब डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, तो हमने पहले डिक्रीज्ड वैल्यू निकाली अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो 2 पाई कैपिटल R अपॉन 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल्स टू, हमें 3/4 दे रखा है, कैंसिल कर दिया तो R अपॉन R हमारे पास आ गया 3/4। अब पाई कैपिटल R² अपॉन पाई स्मॉल r² हमें फाइंड आउट करना है, कैंसिल मतलब हमें R अपॉन R का होल स्क्वायर बताना है, विच इज 3/4 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 9/16, 9/16, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9/16। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, तो दिया हुआ है द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 16/9, देन रेशियो ऑफ देयर, अब देखो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर यानी 4 पाई कैपिटल R² अपॉन 4 पाई स्मॉल r², और 4 पाई कैंसिल, ये हमें दे रखा है 16/9, तो बेटा R² अपॉन स्मॉल r² इज इक्वल्स टू 16/9 है, तो यानी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4/3 है। अब हमें क्या बताना है, इनके वॉल्यूम का हमें रेशियो बताना है, तो 4/3 पाई कैपिटल R³ अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r³ जो होता है 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमें R/R का होल क्यूब बताना है, यानी हमारे पास 4/3 का होल क्यूब हो जाएगा जो कि 64/27 हो जाएगा। इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ 64/27? ए ऑप्शन करेक्ट है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 616 देन इट्स डायमीटर, बेटा सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई R² इज इक्वल्स टू हमें 616 दे रखा है, तो पहले तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, R की वैल्यू हमें बतानी है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो 4 × 22/7 R² इज इक्वल्स टू 616 आ जाएगा, R² इज इक्वल्स टू 616 × 7/4 × 22 हो जाएगा। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 414 और ये हो जाएगा 2 4 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 4 अपॉन ये 22 इंटू ये ऊपर 7 लिखा हुआ है, और फिर अगर मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ किससे, अगर मैं 11 से तो 11 2 और 11 1 और 11 4 ये हो गया आपके पास 7, तो R² इज इक्वल्स टू आ गया 7 × 7 यानी R की वैल्यू 7 आ गई। सो R 7 है तो डायमीटर आपका 14 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर बिकम 3 टाइम्स देन द वॉल्यूम विल बी, अच्छा अगर पहले R थी आपकी रेडियस, फिर कैपिटल R जो है वो 3R हो गई, तो वॉल्यूम का जो आपके पास रेशियो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो इसमें दे क्या रखा है स्फीयर, तो यानी 4/3 पाई R³ अपॉन 4/3 पाई, R की जगह 3R का होल क्यूब लिख लो,
4/4 ये कैंसिल। अब देखो r³ अपॉन 27 कितना हो जाएगा 27 r³ कैंसिल यानी 1/27 यानी कितना हो गया 27 टाइम्स आपका ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ द एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 50% यानी पहले एज ऑफ द क्यूब a थी, फिर उसके बाद कितना हो गया a प्लस 50% ऑफ a यानी ये हो जाएगा 150a अपॉन 100 यानी ये हो जाएगा आपके पास कितना 3a/2 3a/2 5 से कैंसिल कर दिया 3a/2 आपकी न्यू एज आ गई। साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ पे आपको दे रखा है और फिर क्या दे रखा, अच्छा क्यूब है, क्यूब दे रखा है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज्ड इन सरफेस एरिया, परसेंटेज इंक्रीज्ड इन सरफेस एरिया। तो अब यहाँ पर देखो परसेंटेज इंक्रीज का वैल्यू होता है, पहले तो इंक्रीज्ड वैल्यू बतानी होती है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो पहले हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारे पास पहले इसका जो होगा क्या, हमें दे रखा है सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है 6a² होता है हमारे पास। अब हमारे पास ये तो इसका ओरिजिनल सरफेस एरिया है, तो ओरिजिनल सरफेस एरिया में 6a² लिख दिया। अब इसका जो नया सरफेस एरिया वो 3/a से आएगा, तो न्यू सरफेस एरिया जो हमारे पास हो जाएगा, न्यू सरफेस एरिया हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6a की जगह क्या लिखोगे 3a/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 9a² अपॉन 4। तो ये आपके पास आ जाएगा, कैंसिल कर दो, ये 3 2 हो गया तो 27a²/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 27a²/2 माइनस 6a² इंटू 100। तो ये a² कॉमन करके कैंसिल कर दो तो 27/2 माइनस 12 6a² इंटू ये कैंसिल कर दो इंटू 100 और ये आपके पास आ गया कितना, ये आपके पास आ गया माइनस करोगे तो आ गया 15 अपॉन 12 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 4 से कैंसिल करोगे 25 इंटू 5 125% हो जाएगा। 125% आपका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लिखा है द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ द डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय द मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड द डायमीटर। ये तो हमें नंबर ऑफ क्या बताना है, हमें नंबर ऑफ बताना है बेटा, हमें नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर बताने की, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर कितने फॉर्म होंगे मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल का सिलेंडर जो है 48। तो आपको पता है नंबर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। तो यहाँ पर अब वॉल्यूम में हम क्या लिखेंगे पाई कैपिटल R² कैपिटल H और यहाँ पर 4/3 पाई स्मॉल r³। तो यहाँ पे हमारे पास पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा तो 3r कैपिटल R² इंटू H अपॉन 4r³ आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए बेटा हमारे पास दे रखा है कितना, सिलेंडर का जो हाइट है वो 45 है, डायमीटर 4 है, तो यहाँ पर 3 इंटू हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 45 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि इसका डायमीटर 6 था 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ कैंसिल, ये 2 से ये 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 15। तो इसमें हमारे पास आंसर आ रहा है कितना, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 15। अच्छा एक और था, एक सेकेंड, एक और 3 था क्योंकि क्यूब था ना r³, तो ये 5 आ जाएगा, यानी 5 हमारे पास आंसर है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास कितने स्फीयर बनेंगे 5 स्फीयर फॉर्म होंगे। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड, अच्छा ठीक है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप वॉल्यूम ऑफ न्यू रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं होता, सेम रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ in a shower 5 centimeter of rain falls, the volume of water that fall in 2 hectare। अब बताओ यहाँ पर 2 हेक्टेयर 10,000 मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पर अब आपको क्या बताना है, the volume of water that falls on 2 hectare of ground। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम फाइंड आउट करेंगे इन शॉर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये 2000 ठीक है 2000, अब इसको अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करूंगी तो आपको पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू, तो ये हमारे पास 20,000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास अपॉन कर दो 5 से, तो 5 यहाँ पर हो गया, और ये हमारे पास अच्छा दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, और इसमें हम इंटू हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर को डिवाइड बाई 100 करोगे इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 यानी 1000 मीटर क्यूब आ जाएगा, 1000 मीटर क्यूब, यानी अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, अगर इसको हम L इंटू बी इंटू एच करेंगे ना, L इंटू बी इंटू एच को सेंटीमीटर में आपने मीटर में चेंज कर लिया, और 2 हेक्टेयर एरिया दे रखा है आपको, यानी 20,000 मीटर स्क्वायर, बस मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास वॉल्यूम आ गया। अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल of its height by a plane parallel to its base, the ratio of the volume of the smaller cone to the whole cone। अब अच्छा रेशियो हमें बताना है स्मॉलर कोन, यानी हमारे पास एक ये कोन है, ये हमारे पास कोन है, इसको जस्ट मिडल से आपने कट करा हुआ है, मिडल पार्ट से आपने कट कर दिया, तो हमें इतने पार्ट और पूरे वाले कोन का वॉल्यूम बताना, रेशियो बताना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, उन्होंने क्या बोला, मिडल से आपने इसको, मिडल की हाइट से आपने कट करा है, तो h अगर पूरी हाइट कंसीडर करते हैं, इफ आई एम टेकिंग पूरी हाइट h है, तो इतनी सी हाइट कितनी हो जाएगी h/2, ठीक है। रेडियस भी अगर आप मिडल से वो करते हो तो रेडियस भी जस्ट हाफ हो जाती है बेटा, ये याद रखना, रेडियस जस्ट हाफ हो जाएगी। तो अगर हमें रेशियो बताना है तो दोनों ही कोण थी, तो 1/3 पाई, पहले क्या हमें बताना है, टू द स्मॉलर कोन, फाइनल वो स्मॉलर कोन टू द, ठीक है, तो पाई r की जगह मैं यहाँ r/2 का होल स्क्वायर इंटू h की जगह h/2 लिखती हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये r²/4 इंटू h/2 अपॉन r² इंटू h, तो r² ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1/8, तो हमारे पास ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/8 का रेशियो आ रहा है, आप देख पा रहे हो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम शेपर ग्लास क्या होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। आपके पास जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस r2, यहाँ पर आपके पास r1 r2 दे रखा है, ये फ्रस्टम है, r1 इज ग्रेटर देन r2, मतलब नीचे वाली ये रेडियस r1 है, ये आपके पास r2 है। और अगर आपको इसको डिराइव करना है तो आप कैसे कर सकते हो, देखो अगर आप पूरे कोन इसको बना लो तो टोटल कोन में जो स्लैंट हाइट होती है, छोटी वाली कोन की स्लैंट हाइट को आप जब माइनस करोगे तो आपके पास जो, देखो इसमें अगर टोटल सरफेस एरिया बताना है तो आप क्या कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, पाई r स्क्वायर, स्मॉल पाई r स्क्वायर, और बड़ी वाली कोन के CSA से छोटी वाली कोन का CSA माइनस कर दो, ये बीच वाला पार्ट आ जाएगा, ये हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इफ द डिस्टेंसेस ऑफ P x, y फ्रॉम A एंड B ये दे रखा R इक्वल, देन प्रूव दैट। अब यहाँ पर देखो बेटा, A और B आपको दे रखा है, ये P पॉइंट हमें दे रखा है, P फ्रॉम A एंड R इक्वल, यानी AP इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है, AP इज इक्वल्स टू हमारे पास P भी दे रखा है, तो हमें ये रिलेशन वेरीफाई करना है। तो P आपको दे रखा है x, y, आपके पास ये B -1,5 दे रखा है, यहाँ पर आपके पास 5,1 है। अब आप इसको क्या करोगे, आपको बस कुछ नहीं करना, PA इज इक्वल्स टू PB, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, एंड यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। देखो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम देयर। यहाँ पर ये देखो, ये दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करा है, आपके पास लास्ट में ये रिलेशन आ गया।
दिस इज द रिलेशन यू हैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। मतलब हमें बताना है कि भाई ए बी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट दे रखा था उसको हमें इस पॉइंट ने पी पॉइंट ने 3/4 और 5/12 एक पॉइंट जो है हमारे पास ये 3/2 और ये हमारे पास दे रखा है 0.32, -5 इसने हमें डिवाइड करा, बट किस रेशियो में। तो जब भी रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपको k रेशियो 1 लेट करना है, लेट k रेशियो 1 एंड देन यू विल यूज व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये पॉइंट दे रखा है, अब आप क्या करोगे, ये पॉइंट दे रखा है, इसको आप राइट साइड में लिखोगे, दिस इक्वल्स टू व्हाट, मतलब 3/4 इज कॉमा आपको दे रखा है 5/12 और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m, अगर आपने आप mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और ये क्या होता है आपके पास my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको कंपेयर कर लोगे, किसी एक को भी कंपेयर कर लोगे ना, आ जाएगा। सो यू कैन सी दिस इज द सोल्यूशन यू हैव। यू कैन पॉज द वीडियो and you can check the solution. You have to solve this and you will get the ratio is 1:5 because m upon n is equals to आ जाएगा आपके पास, m upon n is equals to आ जाएगा आपके पास कितना, 1/5। you can see 1/5। so this is the answer of this question। आपको आराम से सॉल्व करना है। आप वैल्यूज को अच्छा दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो या किसी एक को भी कंपेयर कर, इन्होंने m और n में लिया है, इन्होंने m और n में लिया हुआ है बेटा, सॉल्व किया हुआ है। आप चाहो तो आप इसको k के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। k के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना होगा, किसी एक साइड को ही कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल 3/4, बस हम x को करते हैं तो आपको फर्स्ट रेशियो क्या है, k इंटू आपके पास x2 कितना दे रखा है 2, प्लस आपके पास सेकेंड रेशियो है 1 और आपके पास ये है 1/2 अपॉन ये आ गया आपके पास k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 ब्रैकेट में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये जाएगा 2k प्लस 1/2 और ये इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8k प्लस 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू 8k माइनस 3k और ये आ जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल्स टू 5k, तो ये इधर आ जाएगा 1/5 इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू ये है तो k रेशियो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/5 रेशियो 1 यानी 1:5। यू कैन सी द सोल्यूशन। ये आपके पास सोल्यूशन दे रखा, तो आप सिर्फ k से भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को सिर्फ इससे भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मूविंग बोट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ on a moving away from the cliff, a moving boat observe, अब यहाँ पर देखना, a moving boat is observed from the top of a 150 meter high cliff, moving away from the cliff, the angle of depression of the boat changes from 60 to 45 in 2 minutes. Find the speed of the boat। तो भाई हमने टॉप इसकी क्लिफ से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो आपको दे रखा, पहले 60 था फिर 45 हो गया, यानी ये हमारी जो ये 150 मीटर की हमारी बोट है ना, मतलब सॉरी हाइट ऑफ द क्लिफ है जो, इसको A B C और D पॉइंट कंसीडर कर लो, दिस इज 60 डिग्री और ये हमारे पास कितना दे रखा है, नया जो आया है वो 45 डिग्री। अब आपको बताना है स्पीड ऑफ द बोट, मतलब ये वाला जो चेंजेस हुआ ये 2 मिनट में हुआ है, ये 2 मिनट में यहाँ पर टाइम दे रखा है। तो अगर हमें स्पीड बताना है, हमें अगर स्पीड बताना है और मीटर पर आवर में बताना है, मीटर पर मिनट में नहीं मीटर पर आवर में बताना है, तो अब अगर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर आप सोचो बेटा, हम अगर ये दोनों ट्रायंगल, हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं ना, ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल ADB, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर मैं CD फाइंड आउट कर लूँ, हम क्या फाइंड आउट कर लें, अगर मैं CD की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो CD क्या है, डिस्टेंस है, जो जिसमें आपको टाइम भी दे रखा, तो डिस्टेंस अपॉन ये टाइम, इसको आर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60 कर देना, आर में चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाई 60 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इफ यू वांट यू कैन सी द सोल्यूशन। ये देखो, ये सेम फिगर आपको दे रखा है यहाँ पर, ये देखो आपके पास सेम फिगर दे रखा है, आपको बस क्या करना है, सॉल्व करना है। आपके पास
BD इन्होंने ये देखो पूरी इनके पास BD आ गई, BD 50 मीटर आ रखा है, और फिर इसके बाद इन्होंने सॉल्व करा, क्योंकि वो सॉल्व करा है ना उसी से 45 डिग्री था, तो ये 150 मतलब ये 150 इसके बराबर हो जाएगा पूरा। और फिर इसके बाद इन्होंने फर्दर सॉल्व करा, CD की वैल्यू आ गई, ये रूट में आ गई, रूट में आ गया। अब हमने फॉर्मूला लगाया, देखो 2 मिनट्स को R में चेंज करा, 2 को डिवाइड अपॉन 60 करा, 1/30 आया, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, CD की जो वैल्यू थी पुट कर दी, अपॉन टाइम पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करा, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब आप रूट में ही छोड़ सकते हो 10 मीटर पर आवर। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि √3 = 1.73 पुट करो तो पुट कर दो, इजी सा है कैलकुलेशन, तो करो, अदरवाइज छोड़ दो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom of a 50 meter high building from the top of a tower are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower and the horizontal distance between the tower and the building. तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने टावर से देख रहे हैं, हम टावर से देख रहे हैं, तभी तो यहाँ पर एंगल ऑफ क्या आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। तो ये AB, लेट AB इज अ टावर, एंड यहाँ पर हमें 50 मीटर CD बिल्डिंग दे रखी है, ये हमें 50 मीटर की बिल्डिंग दे रखी। द एंगल ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, इसका टॉप और इसका ये बॉटम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास जो एंगल दे रखा है वो 45, ये वाला हमारे पास एंगल हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले ये 45 हुआ तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल हुआ तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 50 हो जाएगी। ये H हो गया। हमें अगर इसकी हाइट बतानी है तो अब देखो, सबसे पहले हमने ये Y कंसीडर कर लिया। पहले आप ऊपर वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करोगे, यू विल यूज़ ट्रिग्नोमेट्री इन दिस ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करोगे, नीचे वाले ट्रायंगल में आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करा, ठीक है। और आपने देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट लगाओगे तो ये H = Y आ जाएगा, फिर आप बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो वहाँ से एक साइड को इक्वेट करना, H आ गया, H आने के बाद वो वैल्यू पुट कर देना, Y आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू द कंप्लीट सोल्यूशन, ये देखो सेम फिगर बना हुआ है, आपने सेम फिगर बनाना है जैसा भी आपको चाहिए, आपने कैलकुलेट करना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। हाइट ऑफ द जो टावर आ रही है वो 118.49 आ रही है, और x हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 68.49 आ रहा है, 68.49 इनके बीच की डिस्टेंस है, टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस है। इसको आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर जो दे रखा है ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर का दे रखा है। A quadrant of a circle of radius 1 centimeter is drawn at each vertices of a square and a circle of a diameter 2 centimeter. सर्कल ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी भी रेडियस 1 है, और हमारे पास जो क्वाड्रेंट दे रखे हैं वो भी 1 सेंटीमीटर के हैं। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। 4 इंटू πr²/4, बेसिकली ये कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, तो हमारे पास हमें πr² ही कैलकुलेट करना है। और फिर इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल, इसकी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वैसे तो सेम ही है रेडियस, पर फिर भी πR² लेके कैलकुलेट कर लो। अब आपको अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस πr² प्लस πR², यानी सर्कल का जो ये पार्ट है, ये जो क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, इनका एरिया सर्कल के एरिया को ऐड करोगे और उसको पूरे स्क्वायर से माइनस कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो यहाँ पर भी इस तरीके से सॉल्व करा गया है। यहाँ पर देखो इन्होंने
4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट, एक का फाइंड आउट करा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लिया, तुम डायरेक्ट बस पाई आर स्क्वायर कर लो। स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, अंदर वाले सर्कल का भी फाइंड आउट करा, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करा, और फिर देखो दोनों को ऐड करके और इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9.72 इज द आंसर। 9.72 हमारे पास आंसर आ गया। सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, solid sphere of a radius 10.5 centimeter is melted and recast into a smaller solid cones, each of radius 3.5 centimeter and the height 3 centimeter. Find the number of cones so formed. Solid sphere of radius, देखो एक solid sphere है आपके पास जिसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसके बाद बोला है इन्होंने आपको नंबर ऑफ कोन्स बतानी है, नंबर ऑफ कोन्स बतानी है जिसकी हाइट, एक आपको बताना है जिसकी हाइट हमें दे रखा है कितना, हाइट 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है और इसकी रेडियस जो है वो 3.5 गिवन है, इसकी रेडियस 3 तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो अब यहाँ पर हमने इसकी रेडियस को कैपिटल आर और इसकी रेडियस को स्मॉल आर कंसीडर करा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एच कंसीडर कर, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4r क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच। अब आपको जो वैल्यूज दे रखी वो पुट करो, सॉल्व करो। पाई उन्होंने बोला है 22.7 पर पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कैंसिल हो चुका है। और फिर ये देखो आपके पास ये सोल्यूशन, इन्होंने अलग अलग सॉल्व करा, बिल्कुल अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस इसी में जो ये वैल्यू आपके पास आई है ना, ये जो वैल्यू आपके पास आई है ना, ये जो वैल्यू आपके पास आई है ना 4r क्यूब अपॉन जो आपके पास आया है आर स्क्वायर इंटू एच, तो इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दो। और देखो 4 इंटू आर कितना दे रखा है हमारे पास 10.5 ना, 10.5 यानी 105 अपॉन 10, 105 अपॉन 10, 105 अपॉन 10, और अपॉन में आपके पास आर स्क्वायर कितना दे रखा है, आर स्क्वायर दे रखा है, आर है हमारे पास 3.5 यानी 35/10, 35/10 इंटू एच हमारे पास दे रखा है कितना 3। अब देखो ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 कैंसिल, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ये 10 बचा हुआ है ना, इसको नीचे लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 10 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 3। अब देखो 3 3 ज़ा 9 और फिर कितना हो जाएगा 3 5 ज़ा ये कैंसिल, 35 कैंसिल। अब देखो इसको कैंसिल करते हैं 21 और ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 से ये 2 2 ज़ा 4 कैंसिल, फिर इसको कैंसिल करते हैं 7 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 21, तो ये 3 टाइम्स हो गया, यानी बेसिकली आपको क्या करना है 2 इंटू 3 इंटू 21, यानी आपको 6 इंटू 21 यानी 6 1 ज़ा 6, 126 आपके पास क्या आ गई, 126 आपके पास कोन आ गई जो इससे फॉर्म होंगी, 126 नंबर ऑफ कोन्स होंगी जो इससे फॉर्म होगी, एंड यू कैन सी द सोल्यूशन। तो बेटर है आपके लिए आप इसको अलग अलग सॉल्व मत करो, जब आपको डिवाइड करने वाली सिचुएशन आती है ना, पहले लिखो, उसमें जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, एंड आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, okay, so now next question is from a solid right circular cylinder of a height 14 cm and base radius of 6 cm, a right circular cone of same height and same base radius is removed, find the volume of the remaining solid। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने कि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, we have a right circular cylinder of height 14 cm and base radius is 6 cm, okay, and a right circular cone of same height, मतलब same height की आपने एक कोन क्या करी and same base radius is removed, you have removed this वाली क्या
दिस वाली कोन आपने इससे रिमूव कर दी, तो बेटा जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ remaining solid is equals to what? Volume of cylinder minus volume of cone. अब एक चीज तुम लोगों को मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगी बेटा, कभी भी देखो यहाँ पर इसकी रेडियस हमने देखो सेम हाइट है, तो हाइट ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर सारी इक्वल है ना, हाइट ऑफ द कोन और हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल है। इसके साथ साथ यहाँ पर रेडियस ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी इक्वल है, रेडियस ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर और H माइनस 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h। तो अब यहाँ पर जब दोनों चीजें कॉमन है तो पाई r स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई, यहाँ भी r स्क्वायर कैपिटल H कर दो क्योंकि सेम ही है। अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, 2/3 पाई r स्क्वायर h को कैलकुलेट करना है 2/3 पाई r स्क्वायर h को कैलकुलेट करना है, बस सिंपल सा इसको कैलकुलेट कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। यू कैन सी, लुक, इन्होंने स्मॉल लेटर में लिया, हमने कैपिटल लेटर में ले लिया और हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। ये देखो आपके पास 1056 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर, इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो हमारे पास बचा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये गिवन है आपको, एंड प्रूफ दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। अच्छा एक बात यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी बेटा, देखो जब भी कभी आपको साइन कॉस की पोजीशन इंटर, या फिर ऐसा समझ लो कि आपको a प्लस बी, मतलब दोनों ही सेम जैसे हैं, साइन और कॉस में ही आपको दे रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले a प्लस बी जैसा दिया है और फिर a माइनस बी जैसा दिया है, तो हमेशा उस कंडीशन में आपको गिवन टर्म का a प्लस बी होल स्क्वायर करो, आइडेंटिटी लगाओ और वहां से 2ab की फॉर्म फाइंड आउट करो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड वाले क्वेश्चन में। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो हमारे पास है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो 1 का स्क्वायर, अब ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और फिर आ जाएगा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद कोई चेंजेस मत करो, बस इस ये 2ab वाली फॉर्म है हमारी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने यूज करनी है आइडेंटिटी सेकेंड वाले में, इसमें हमें लगानी है a माइनस बी की आइडेंटिटी, यानी 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अगर हम करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, 4 साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट करनी है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो माइनस साइन है तो अंदर जाएगा तो -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम लोगों को एक बात बताती हूँ बेटा, ध्यान से देखो, 4 साइन 4 कॉस, क्या 4 कॉमन करके ये 1 नहीं बन जाएगा, यस, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 1, ये -1, ये कैंसिल आके आ गया 4। अब देखो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर उधर जाएगा तो ये क्या आ गया 2, एंड आई होप कि आपको यही प्रूफ करना था, ये देखो हेंस प्रूव्ड। समझ आ रही बात, कितना इजी क्वेश्चन है, करना क्या था आपको, a प्लस बी आइडेंटिटी पहले लगानी है, 2ab की फॉर्म फाइंड आउट करो, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे इक्वेशन में, मतलब जब आप a माइनस बी यूज करोगे सॉल्व हो गया, दैट्स इट, कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला अ मैन ऑब्जर्व अ कार फ्रॉम टू द टावर फ्रॉम
कुछ अलग सा लग रहा है, चलो आगे पढ़ते हैं, देख लेंगे। विच इज मूविंग टूवर्ड्स द टावर। अच्छा, ये दो चीजें एक बार आ गई, मतलब एक टावर है, एक कार है जो एक टावर की तरफ आ रही है, मतलब एक टॉप ऑब्जर्व करिए, टॉप होगा, टॉप ऑफ द टावर। एक मैन है यहाँ पर है, सपोज करो ये मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि एक कार है ना वो टावर की तरफ आ रही है, टावर की तरफ आ रही है। तो फिर क्या बोल रहा है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार चेंजेस 30 to 45। अब भाई ये अंकल देख रहे थे, पहले कार थी 45 डिग्री के एंगल पे, फिर वो 30 पहले 30 थी, फिर 45 डिग्री के एंगल पे आ गई। तो हमने इसका फिगर कुछ इस तरीके से बना लिया। ये देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर फिगर, पहले हमारा 30 डिग्री था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया। फिर उन्होंने बोला कार यहाँ पहुंच गई, थोड़ा और पास आ गई, कार और थोड़ा पास आ गई, तो इसने एंगल बना लिया 45 डिग्री। सो दिस इज अगेन 45 डिग्री। नाउ दिस इज द हाइट ऑफ द टावर h। और अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द टावर, मतलब हमें बताना है कि यहाँ पे कितने टाइम के बाद यहाँ तक पहुंच जाएगी। सो बेटा अब देखो यहाँ पर जल्दी से हमें क्या दे रखा है, इफ इन 12 मिनट्स हमें दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो उसका टाइम डिफरेंस है ना, मतलब जो टाइम है ना, उसको यहाँ से पहली ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाने में उसको कितना टाइम लगा, उसको टाइम लग रहा है 12 मिनट्स का टाइम। और फिर उसके बाद हमें बताना है कि बी से सी तक उसको कितना टाइम लगेगा। तो एक बात बताइए, अगर हमारे पास टाइम इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, अब जल्दी से बताओ, यहाँ पर हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस को स्पीड से हमें क्या कर देना है, डिस्टेंस को हमें स्पीड से डिवाइड कर देना है, हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले आपने एक ट्रायंगल लेना है, नॉर्मली एक ट्रायंगल हो। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार इज, अब हमें निकालना है, ये हमें मिनट देकर रखा है ना, तो हम क्या लेट कर लेते हैं, x मीटर पर मिनट। अब मीटर पर मिनट में ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, तो AB की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ AB क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारी x, टाइम है 12, तो यानी हमने 12x मीटर कवर करा है A से B जाने में, राइट। अब एक बात देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री में आप क्या करेंगे, h अपॉन आ गया आपके पास, ये 12x हो गया, ये 12x हो गया, ठीक है। इसको हमने कुछ थोड़ी देर के लिए y कंसीडर कर लिया कि y डिस्टेंस है, तो h अपॉन 12x प्लस y आ गया। अब यहाँ पर tan 30 तुम्हें पता है कि 1/√3 होता है, इज इक्वल्स टू h अपॉन 12x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12x प्लस वाई, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ गया √3h। बात समझ आ रही है, ये देखो। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मैं दूसरा ट्रायंगल लेती हूँ, ट्रायंगल फिर मैं tan 45 लेती हूँ। tan 45 देखो, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, h अपॉन वाई, तो y इज इक्वल्स टू h हो गया। अब y इज इक्वल्स टू h हो गया। अगर ये मैं वैल्यू मैं पुट कर दूं, क्योंकि हमें h तो चाहिए नहीं, हमें कोई हाइट ऑफ द टावर तो बतानी नहीं, तो मैं सीधा h की जगह पे y पुट करती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 12x प्लस वाई इज इक्वल्स टू √3y। अब इसको उधर जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 12x, अब y कॉमन करोगे तो यहाँ पर मैं √3 - 1 पहले ही लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6x अपॉन, क्योंकि नीचे 2 होगा, 6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1x अपॉन, बस यही होगा। ये क्या आ गई, ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास मीटर, ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास इतने मीटर। आप क्या कर रहे हो, ये आपको टाइम, ये डिस्टेंस है B से C में, ये y डिस्टेंस है। अब हमें टाइम निकालना था, तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा स्पीड। तो स्पीड हमारे, देखो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 6 √3 प्लस 1x, और अपॉन में हमारे पास x दे रखा है, कैंसिल कर दिया तो हमारे पास 6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर पर मिनट, मतलब ये मिनट आ गया। ये हमारे पास टाइम आ गया बेटा, टाइम इतना लग रहा है। अब √3 की वैल्यू इन्होंने दे नहीं रखी, तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, बट अगर आप चाहते हो तो तुम √3 की वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज ऐसा कुछ इश्यू नहीं है।
ये भी आप आंसर लिख सकते हो, दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मत समझना कि बिना डायग्राम के आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 50% मार्क्स इसी के होते हैं। फिर आप 1 बाय 1 चीज़ें देखो कि हमें टाइम दे रखा है, हमने डिस्टेंस लेट कर लिया, फिर पहला ट्रायंगल ले लो, फिर उसके बाद आप दूसरा ट्रायंगल ले लो, चीज़ों को देखो क्या किससे रिप्लेस हो सकता है, क्या हमें चाहिए, उसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करोगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, 3rd ईजीएस्ट चैप्टर है ये। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, देखो फिगर तुम्हें दिख रहा होगा। फिर इन्होंने बोला इस 45 डिग्री आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंज 30 डिग्री, मतलब दूर चला गया प्लेन। Find the aeroplane is if the aeroplane is flying at the height of 2500 मीटर, find the speed of aeroplane। हमें अब एरोप्लेन की स्पीड बतानी है। देखो यहाँ पर हमें उस पर क्या बताना था, टाइम बताना था, यहाँ पर हमें स्पीड बतानी, फॉर्मूला सेम लगेगा। तो देखो पहले मिस्टर एरोप्लेन यहाँ थे, अब वो यहाँ पहुँच गए, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि 15 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। तो अगर मैं बेटा B से C तक की डिस्टेंस बता दूँ, B से C तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, तो स्पीड का फॉर्मूला फिर से मैं लगा सकती हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम तो हमारे पास 15। और याद रखना एरोप्लेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं, मीटर पर सेकंड में नहीं निकालते। मतलब एरोप्लेन है उसकी स्पीड तेज होती है, तो किलोमीटर पर आवर में हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करना है, हम साइड में 15 सेकेंड को अगर मैं आवर में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3600। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 3600, तो मतलब बेटा 60 इंटू 60 सेकेंड से आर में जा रहे हैं ना, तो ये 50/6 ये आर हो गया। आपको यहाँ पर टाइम देखो, यहाँ पर अभी मीटर में दे रखा है, जब आपके पास BC आ जाए तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर देना, किलोमीटर में आ गया। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लो। बात समझ आ रही कैसे करना है। सबसे पहले आपको ट्रायंगल लेना है, कौन सा, AB, ट्रायंगल ABE ले लो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, और अब आपको 2500 हाइट है, और यहाँ पर हम AB लिखेंगे। ध्यान से देखो AB इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2500 आ गया बेटा मीटर। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री। आई एम नॉट राइटिंग ट्रायंगल, अच्छा इधर चलो लिख देते हैं। वैसे तुम लोगों को भी क्या करना है, ट्रायंगल का नेम जरूर मेंशन करना है अपने एग्जाम में। tan 30 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, CD इज 2500, अगेन यू कैन पुट हियर 2500 अपॉन ये हो जाएगा AB प्लस BC। अब आप एक चीज देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 1/√3 होता है। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू व्हाट, 2500√3। वैल्यू पुट कर दो AB की, तो यहाँ BC इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2500√3 माइनस 2500। If you want, you can take out 2500 from here, and in the bracket you have √3 minus 1. If you want, you can put the value of this 1.73 and 1 से subtract करोगे 0.73 आ जाएगा, multiply कर लोगे। This is only up to you. If you want, you can. Otherwise, there is no need. So now we have BC. BC is this. अब अगर मैं इसे किलोमीटर में चेंज करूँ, because this is meter, तो BC is equals to क्या आ जाएगा, 2500√3 minus 1 upon 1000, दिस इज किलोमीटर। अगेन स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस में हमारे पास ये 0 कैंसिल करो, ये 2 हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया। और अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 5/2 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, और अपॉन में आपको दे रखा है 15, 60 इंटू 60। ये ऊपर जाएगा, नीचे आके इसको कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं ही कैलकुलेट कर देती हूँ, ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट कर देती हूँ, यहाँ पर ही कैलकुलेट कर देती हूँ। 5 अपॉन में आ गया आपके पास √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 ही था ना, हाँ, -1 इंटू ये आपके पास है 60 इंटू 60, और फिर इसके बाद आपके पास है ये 2 इंटू 15। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 5, 3, 3, 20, 2, 10, तो ये आपके पास आ गया √3। इसको वैल्यू पुट कर दो, तो 0.73 इंटू ये आपके पास आ गया 10 इंटू 60, तो 73 इंटू 6 करना है बस आपको, क्योंकि 2 0 है, डेसिमल पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, और अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8
438 किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक है, 438 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई हमारे पास। हमने यहाँ पर 0.73 पुट कर 1 से मतलब 1.73 पुट करा, आपने 1 से माइनस कर दिया तो 0.73। ये जो आपके पास 10 बचा था ये 60, और तो कोई वैल्यू बची नहीं थी हमारे पास, हाँ बस 60 था और 10 था, तो वो 2 0 तो ऐसे ही हो गए। तो हमने बस 73 इंटू 6 कर दिया, जो कि ये हो गया आपके पास, दिस इज व्हाट, किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द, दिस इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन जो वो फ्लाई कर रहा है जिस स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर ऑफ OABC, स्क्वायर OABC, ठीक है, ये स्क्वायर है हमारे पास दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर इन्होंने क्या बोला है, इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ, एक क्वाड्रेंट में आपको पता है स्क्वायर में एडजेसेंट एंगल 90 होते हैं, क्वाड्रेंट में भी वही सेम होगा, ऑफ अ सर्कल OA इज इक्वल्स टू 20, OA 20 दे रखे साइड ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, इसमें मैं बता दूंगी कैसे करना है, कैलकुलेट आप करोगे। बेटा जब भी स्क्वायर होता है, अब बच्चों को लगता है कि मैम इसमें रेडियस क्या होगी, तो रेडियस बेटा देखो यहाँ पर ये जो ये पॉइंट जो है वो सर्कमफेरेंस के पॉइंट को टच कर रहा है ना, मतलब OB विल बी व्हाट, OB विल बी रेडियस, OB विल बी रेडियस। और इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, और OB क्या है, OB डायगोनल है स्क्वायर का, और आपको पता है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर अगर याद होगा आपको तो ये होता है √2a, सीधा वैल्यू पुट कर दो, √2 इंटू 20 यानी 20√2, यानी आपके पास जो ये आ गया, ये आ गया आपके पास 20√2, और ये हमें दे रखा है किस में, सेंटीमीटर में, तो हमारे पास रेडियस, ये रेडियस आ गई विच इज इक्वल्स टू व्हाट, r। OB हमारे पास दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, आपके पास आ गया, अब आपको शेडेड पार्ट का रीजन कैसे निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, सिंपल है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region is equals to what, area of quadrant minus area of square, area of square, सिंपल सी बात। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, πr²/4 माइनस साइड स्क्वायर। सॉल्व कर लो, इसको कैलकुलेट कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। यू हैव टू पुट, पाई को आपको 3.14 पुट करना है। आप देख रहे हो यहाँ पर सेम चीज करी, 20√2 रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, सेम चीज आपने पाई अलग फाइंड आउट कर, 628 आ गया इनके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर इन्होंने अलग फाइंड आउट कर लिया, विच इज व्हाट, ये एरिया ऑफ स्क्वायर 20 इंटू 20 सीधा 400, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 228 इज योर आंसर। 228 जो है वो आपका आंसर होगा किसका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। क्लियर है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं, इन द गिवन फिगर PSR, RTQ, PAQ आर 3 सेमी सर्कल ऑफ द डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। देखो एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो बेटा ये पूरा 10 है, तो एक हमारे पेरीमीटर याद रखना। बच्चे गलती करके क्या कर देते हैं, बच्चे गलती, उनको लगता है हमेशा एरिया ही पूछा जाता है ना, तो वो जल्दी से एरिया कैलकुलेट कर देते, बट यहाँ पर ध्यान से सुनो, आपसे पेरीमीटर पूछा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, तो यानी सारी बाउंड्रीज को हमें ऐड करना है ये इसकी, तो यहाँ पर हमें सर्कमफेरेंस के साथ डील करना होगा। तो अब एक बात बताइए बेटा, इसका 7 है डायमीटर, तो 7/2, यानी आप सबसे पहले लिखोगे सबका, इफ यू वांट आप अलग अलग ही फाइंड कर लो। फर्स्ट आप नेम लिख दो, तो जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा। PSR को आप पहले कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये भी सेमी सर्कल है, यानी πr²/2 है। सबकी रेडियस को अलग अलग कैलकुलेट कर लो, R1 πr²/2, क्योंकि सेमी सर्कल है, R²/2। समझ आ रही बात, 10 इसका रेडियस दे रखा था, इसको कैलकुलेट कर लो। पाई अभी मत पुट करना, यहाँ पर आप सिंपल सा इसको क्या करो, 5/2, 5 हो मतलब 5 हो गया, 10/2 करोगे, 5² 2, बस इसको आप कैलकुलेट कर लो, 25/2 पाई। इसी तरीके से सेकंड पार्ट का। अब अच्छा देखो, ये क्या करा, ये था एरिया, बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, वही सेम चीज। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्कमफेरेंस चाहिए, क्योंकि आपको साइड वाला बाउंड्री चाहिए। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, सिर्फ πr हो गया, तो ये हो गया 5 पाई। सेकेंड पार्ट आप यहाँ पर लिख दो। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, PAQ।
PAQ, क्योंकि इसका भी सर्कमफेरेंस हमें चाहिए, तो ये भी हाफ कर दोगे, 2πr का हाफ कर दोगे तो ये भी πr आ गए। इसको r1 ले लो, यहाँ पे πr2 हो गया, तो r की जगह क्या पुट करोगे 7/2, तो यानी 7/2 पाई। इसके बाद हम थर्ड फाइंड आउट करेंगे QTR। अब QTR की अगर मैं बात करूँ, ये थर्ड वाला है हमारे पास शेप, तो यहाँ पर आ जाएगा πr3 विच इज व्हाट, यहाँ पर 3 दे रखा है तो ये हो जाएगा 3/2 पाई। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो 5 पाई प्लस 7/2 पाई प्लस 3/2 पाई इज इक्वल्स टू पाई कॉमन करके आप 5 प्लस 7, अब चाहो तो देखो सबका डिनोमिनेटर बाई 2 आ रहा है तो इसको भी 10/2 ही लिख देते, बट कोई बात नहीं, प्लस 3/2। बस यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है कि पाई को 3.14 पुट करके कैलकुलेट करोगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, अगर मैं चाहूँ तो आइए आपके सामने इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो जाएगा 20/2 यानी 10, ये हो जाएगा ना, देखो 10/2 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 7/2 प्लस ये आ जाएगा 3/2 यानी ये आपके पास, और ब्रैकेट में है 3.14 और ये आ जाएगा आपके पास कितना 10 प्लस 10/2 इंटू 3.14 यानी आपके पास आ गया 20/2 यानी 10 इंटू 3.14 और ये आपके आया 31.4 सेंटीमीटर था, ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द पेरीमीटर, क्योंकि आपके पास सिर्फ आपको ये चाहिए, पाई आर आपने इसका कैलकुलेट करा, पाई आर आपने इसका कैलकुलेट करा, पाई आर आपने इसका कैलकुलेट करा और सबको ऐड कर दिया, यू विल गेट योर आंसर। Now next question, the long and the short hand of a clock are 4 centimeter and 6 centimeter। आपको एक क्लॉक है जिसमें आपको लॉन्ग यानी मिनट हैंड और आपको शॉर्ट हैंड दे रखा है, और इन दोनों की जो रेडियस बोला है इन्होंने, इन दोनों की जो रेडियस है, मतलब मैंने R1 लेट करा हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर और R2 हमें दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। अच्छा, ये हमारे पास दे रखा है क्या आर हैंड, और ये हमारे पास दे रखा है मिनट हैंड। तो अब एक बात बताओ, पहले तो आप बताओ 2 दिन में दोनों कितना डिस्टेंस, कितने बार टोटल राउंड करेंगे, क्योंकि देखो एक पूरा कंप्लीट करने में 2πr हम कैलकुलेट कर ले, पर उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आर हैंड देखो दिन में 2 बार पूरा राउंड कंप्लीट करती है, यानी तो 2 दिन में हो जाएगा 4, तो 4 इंटू, अब डिस्टेंस यहाँ पर क्या करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आर हैंड will in 2 days is equals to what 4 multiply with 2πr, क्योंकि 2 दिन में वो 4 बार राउंड कंप्लीट करेगी, तो 2 इंटू इसको, इसकी रेडियस को R1 लिया था, ये मैंने कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड कितना हो जाएगा, मिनट हैंड, अब देखो मिनट हैंड क्या होगा, हर एक घंटे में वो पूरा 60 मिनट में वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है, तो यानी अब आप बताओ मुझे यहाँ पर हर एक घंटे में, तो 12 कितने हो गए जल्दी बताओ, 24, फिर उसके बाद 2 और एक और दिन है ना एक्स्ट्रा, तो यानी हमारे पास आ जाएगा 48 इंटू 2πr2, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई जो मिनट हैंड होगा उसको 48 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 24 टाइम्स तो वो एक दिन में ही हो गई, 12 घंटे पहले सुबह, 12 घंटे रात में हो गए ना 12, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी 12, फिर 12, तो क्या हो गया 4 इंटू 12 करोगे तो ये आपके पास आ गया 48 इंटू, आपको 2πr करना है उसकी रेडियस के साथ, और जो आर हैंड है उसको 4 से करना है, बाकी जब लास्ट में आ जाएगा तो टोटल डिस्टेंस में आप क्या कर दोगे, अगर इसको मैं D1 लेट कर लूँ, दिस इज अगर D1 और दिस इज D2, तो D1 प्लस D2 बस आप कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पर 48 इंटू 2πr, ये आपके पास 4 इंटू 2πr, ये फाइनल आंसर है आपका, आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, मैं सारे क्वेश्चन बता रही हूँ बेटा, सारे और वाले क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन पेपर में थे वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोग भी सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करोगे, और वो क्वेश्चन कंपलसरी हो या वो क्वेश्चन ऑप्शन में हो, आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर वो कंपलसरी में आ गया तब
तो ऐसा मत कभी भी सोचना, सेकंड थॉट मत लाना कि वो तो ऑप्शन में था, उसके बाद हमने ये वाला कर लिया, वो नहीं आ रहा था तो चलेगा, नहीं चलेगा कुछ भी नहीं, अभी सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करी हूँ यहाँ पर। इन अ कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ध्यान से दो, ऑफ 35 मीटर, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 35 मीटर और 22 मीटर की। A well with 14 meter inside the diameter is dug 8 meter deep। अब देखो यहाँ पर मान लिया एक कॉर्नर पे हमने एक वेल बनाया जिसकी जो रेडियस है, मतलब डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस इसकी हो गई हमारे पास ये 7 हो गई। उन्होंने बोला और 8 मीटर डीप, The earth dug out is spread evenly over the remaining part। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने होल ही कर दिया है, इतने पार्ट में अगर मैंने होल कर दिया तो हम जो यहाँ से मिट्टी बाहर निकालेंगे वो स्प्रेड कहाँ पर करेंगे, यहाँ वाले पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट पे। तो अब उन्होंने बोला है फाइंड द राइज ऑफ द लेवल ऑफ द फील्ड। बेटा आप किसी भी प्लेस पे मिट्टी डाल रहे हो तो अगर उसमें ज़्यादा हो गई तो एक हाइट हो जाता है ना, विच वी कैन कैलकुलेट। एक होता है नॉर्मल, इतनी कम हाइट होती है कि हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं उसको, बट लेकिन एक बात देखो, अगर आप डाल रहे हो एक ऐसी हाइट है कि जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वही आपको हाइट बतानी है, बट वो कहाँ पर स्प्रेड करोगे, ओवर द रिमेनिंग पार्ट जो आपने सॉइल निकाली है फ्रॉम, जब आपने जब आपने वेल को डग करा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्वल क्या होगा बेटा, अमाउंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम द वेल एंड अमाउंट ऑफ द सॉइल जो आपने स्प्रेड करा हुआ है कहाँ पर, रिमेनिंग फील्ड पर। तो एक चीज याद रखना, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया, व्हाट इज द बेस एरिया हियर, जल्दी बताओ मुझे, व्हाट इज द बेस एरिया हियर। आपको पहले रिमेनिंग बेस एरिया निकालना पड़ेगा, बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, L इंटू बी माइनस पाई आर स्क्वायर करोगे, L इंटू बी माइनस पाई आर स्क्वायर करोगे, पूरा L इंटू बी रेक्टेंगल के बेस एरिया से पाई आर स्क्वायर, जो आपने वेल डग कर दिया उतना एरिया तो हट गया ना, तो उतना एरिया माइनस करो, दिस इज एरिया। अब आप क्या करोगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल या वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जो इन्होंने लिखा है, अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर ये हो जाएगा L इंटू बी माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू आप क्या करोगे, इंटू पाई आर, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो ये हाइट ही हमें फाइंड आउट करना है। अब एक चीज देखो यहाँ पर बेटा, आप ना यहाँ पर साइड में लिख देना, लेट द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज स्मॉल h, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल H, रेडियस इज दी r, तो वो सारा चीज मैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कैपिटल H ले लेती हूँ। सिंपल, यू हैव टू कैलकुलेट ओनली, एंड h इज इक्वल्स टू क्या करोगे, पाई कैपिटल R स्क्वायर h अपॉन L इंटू बी माइनस पाई, अच्छा इसकी r को भी ये कैपिटल ही ले लो, मैंने उधर कैपिटल लिया ना, पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर भी कैपिटल ही R बना दो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट करना है। आपके पास हाइट भी है सिलेंडर की, मतलब वही जो भी आपने वेल डग करा हुआ है, तो ये उसकी हाइट भी दे रखी है, रेडियस भी पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, L इंटू बी भी पता है, सब कुछ पता है। आप पुट कर दो, सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज द हाइट जो वो ऊपर आएगी, ये देख लो, बेस एरिया इंटू हाइट, व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट हाइट इज 2 मीटर, h कितना आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है। आप पेशेंसली उसको कैलकुलेट करो, अच्छे से वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P which lies on the line segment joining the point A and B such that AP। अच्छा यहाँ पर ही बस मुझे जो बताना है, बाकी तुम पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, बस जो मेन चीज़ है वो ये है, क्योंकि आपको AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB दे रखा है। ध्यान रखना आपके पास APB यानी AP 3 है और AB आपके पास 7 है, तो ये रेशियो कितना हो गया 4, ये रेशियो कितना हो गया 4। सिंपल,
अब आप चाहो तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, 7AP इज इक्वल्स टू 3, इसको लिख सकते हो AP प्लस PB, मल्टीप्लाई कर दो 7AP माइनस 3AP इज इक्वल्स टू 3PB, 3PB आ जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 4AP इज इक्वल्स टू 3PB, और अब आप इसको इधर लेके आ, मतलब आप PB को इधर लेके आ जाओ तो AP अपॉन PB कितना आ गया 3/4। तो बेसिकली ये रेशियो आपको लेके चलना है, दिस इज योर M रेशियो एंड बाकी आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको सारी चीज़ें पता है, हाउ यू विल कैलकुलेट, यू विल लाइक अपने सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है, x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x इज -2/7 एंड y इज -20/7। दिस इज द पॉइंट जहाँ से हमारा लाइन सेगमेंट डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वेल 20 मीटर लॉन्ग, 0.4 मीटर थिक एंड 6 मीटर हाई वॉल, क्या पढ़ रही हूँ, अ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड विद द ब्रिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ही आता है। ईच ऑफ डायमेंशंस इतने, अब याद रखना वहां पर मीटर दे रखा है, यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो इफ यू वांट यू कैन चेंज, उसको भी सेंटीमीटर में कर लो, कैलकुलेट करना इजी होगा आपके लिए, अदरवाइज आप चाहते हो तो इसको भी मीटर में चेंज कर लो एज यू विश। इफ द मोटार ऑक्यूपाइज, व्हाट इज द मोटार, बेटा मोटार वो चीजें होती है जैसे ब्रिक्स को जब आप एक के ऊपर एक रखते हो ना, तो बीच में वो सीमेंट वाला जो पोर्शन होता है कुछ तो लेके जाता है ना वो भी स्पेस, तो वो वाला पार्ट की हम बात करें, क्योंकि वहां पर तो ब्रिक्स नहीं होती हैं, अगर वो सारे ऐसे से जो छोटे छोटे से पार्ट है ना, ये एक ब्रिक्स लगाई आपने, फिर यहाँ पर आपने सीमेंट ऐड करी, फिर ये, अगर इसको भी हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी तो कुछ ना कुछ पार्ट ही है, तो ये पूरी वॉल का 1/10 है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देखो, ध्यान से पढ़ो। इफ द मोटार ऑक्यूपाइज 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब पूरी वॉल का 1/10 पार्ट वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। इतने डायमेंशन के अगर मुझे एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करना हो ये डायमेंशंस की ब्रिक्स के साथ, जिसमें 1/10 पार्ट वॉल्यूम का जो है वो जो सीमेंट वगैरह जो आप ऐड करते हो वो लेके जा रहा है, तो अब बताइए कितनी नंबर ऑफ हमारे पास आपको ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अच्छा देखो, अगर ये चीज मेंशन नहीं होती कि 1/10 क्या है, 1/10 कुछ ऐसा स्पेशल कंडीशन नहीं देते, तो सीधा वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक ब्रिक्स का आप कर देते। बट अगर वो चीज दे रखी है तो यानी जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो तो हमें हटाना पड़ेगा, तो यानी वॉल्यूम ऑफ वॉल से -1/10 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल हमें माइनस करना पड़ेगा, एंड देन जो रिमेनिंग वाली चीज होगी उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एक ब्रिक्स के वॉल्यूम से। You can see number of bricks is equals to volume of wall, 1/10 of the volume of wall, volume of brick। आपके पास volume of दे रखा है, volume of wall constructed with the brick, आपने सबको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका वॉल्यूम आ गया इन डायमेंशंस के साथ मीटर क्यूब। और इसके बाद आपने क्या करा, इसके बाद आपने इसका 1/10 फाइंड आउट कर लिया, आपने एक ब्रिक का वॉल्यूम, इन सब को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मीटर क्यूब में आपके पास ब्रिक का भी डायमेंशन वो आ गया। हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइड कर दिया एक वॉल्यूम। जब आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 1000 मतलब 12,960 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड होंगी उस डायमेंशंस की वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक चीज याद रखना, एन हमेशा आपका एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, तो ये चीज याद रखना आप। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लो थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप हुज इनर रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसकी इनर रेडियस आपको दे रखा है, इनर रेडियस इसकी यानी आर दे रखा है आपके पास 1 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी रेट ऑफ द वाटर है, जो आपके पास रेट ऑफ द वाटर है यहाँ पर वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक। अच्छा, एक सिलेंड्रिकल टैंक में ये पानी फ्लो हो रहा है इस पाइप के थ्रू। अब उन्होंने बोला द रेडियस हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, इसकी बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में ही है, तो इसको भी हमने, अच्छा ये भी 1 सेंटीमीटर ही दिया था, ठीक है। What is the rise of the water level in half an hour? आपको बताना है कि आधे घंटे में पानी की कितनी हाइट हो जाएगी इस सिलेंड्रिकल टैंक पे।
अगर पानी की स्पीड, इस स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है तो आधे घंटे में पानी कितना है, कितना हाइट ले लेगा इस सिलेंड्रिकल टैंक में। तो बहुत सिंपल सी बात होती है बेटा। देखो सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक चीज क्लियर करनी है कि इक्वल क्या होगा, amount of the water through the pipe in 30 minutes and amount of the water in cylindrical tank in 30 minutes should be equal to each other. So I'll write here volume of, और इसके लिए सबसे पहले आपको साइड में लिखना होगा वॉल्यूम पाइप। आपने रेडियस डायमेंशंस आपने इस पाइप की क्या कंसीडर करी, मैंने इस पाइप की रेडियस को r1 और हाइट को h1 लिया हुआ है। इस सिलेंड्रिकल पाइप की कैपिटल R और h लिया हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर through the pipe in 30 minutes is equal to the volume of water या volume of या amount of the pipe, कुछ भी लिख दो, volume of water in the cylinder, in the cylindrical tank in 30 minutes। 30 मिनट तक जितना पानी आपने थ्रो करा है उतना ही पानी तो इधर स्टोर हुआ होगा ना। बस अब आपको कंडीशन क्या करनी है, दोनों में आपको लगाना है, पाइप ही है तो दोनों में इधर भी आप पाई स्मॉल r स्क्वायर h करोगे, इधर भी आप पाई कैपिटल R स्क्वायर h करोगे। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको ये वाली हाइट बतानी, कैपिटल H आपको बताना है क्या है। तो आपने क्या करना है, कैपिटल H इज इक्वल्स टू हो जाएगा r स्क्वायर इंटू स्मॉल h अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। Right, you have to calculate this, but how you will calculate this? You know what is the radius, तो h is equals to आ जाएगा बेटा, आपके पास रेडियस तो पता है 1 स्क्वायर इंटू यहाँ पर हाइट आपको क्या दे रखा। अब यहाँ पे सारा खेल होता है, उसको मैं साइड में एक्सप्लेन करूंगी। नीचे इसकी रेडियस आपको कितना दे रखा था, 40 सेंटीमीटर है ना, तो 40 इंटू 40 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पाइप, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पाइप जो, तो अब यहाँ पर देखिए रेट जो दे रखे, रेट मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर। किसी चीज में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 80 सेंटीमीटर जो वाटर है ना वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है 1 सेकेंड में। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस व्हाट 80 सेंटीमीटर। तो हमें कितना निकालना है, हमें 30 मिनट का निकालना है, हमें कितना निकालना है, हमें 30 मिनट का निकालना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। अब 1 सेकंड में इतना है तो 60 सेकंड में कितना होगा, 80 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हुआ 60 सेकंड इज इक्वल्स टू व्हाट 1 मिनट। 1 मिनट, और हमें कितना निकालना है, हमें तो ये 1 मिनट आ गया ना। 1 मिनट में वाटर का जो फ्लो है वो 80 इंटू 60 है सेंटीमीटर, बट हमें 30 मिनट्स का चाहिए, 30 मिनट तक कितना होगा, तो 80 इंटू 60 इंटू 30 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी, दिस इज व्हाट बेटा 1 सेकेंड में डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी लेंथ, डिस्टेंस कैन बी हाइट अकॉर्डिंग टू दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कब मुझे लेना है। तो यहाँ पर इसको हम हाइट कंसीडर करेंगे और यहाँ पर हम पुट करेंगे कितना 80 इंटू 60 इंटू 30। ये आ गया आपका 30 मिनट में पानी का फ्लो, जितना आपने थ्रू द पाइप अंदर आया और यहाँ पर जितना स्टोर हुआ है, बस आपने कैलकुलेट करना है। व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस h इज इक्वल्स टू आपने करना है 80 इंटू 60 इंटू 30 और ये आ जाएगा आपके पास 40 इंटू 40। h इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास कितना 24 है, h इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। 240 सेंटीमीटर आ रहा है भाई, 240 सेंटीमीटर हाइट जो होगी वो आधे घंटे में, हाँ पर आधा घंटा भी तो है, ठीक है, तो आधे घंटे में इतना हाइट आ जाएगी हमारे सिलेंड्रिकल पाइप के जिसमें वो स्टोर हो रहा है। अच्छा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन मैंने 100 बारी बता चुकी हूँ क्लास में, अभी लास्ट टाइम फिर से देख लो। यहाँ पर आपको दे रखा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम आपने एक ट्रिक बताई थी कि 1 जब ऐसे क्वेश्चन में 1 होता है तो उसको उसकी स्क्वायर, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे होते हैं उनकी स्क्वायर आइडेंटिटी से रिप्लेस करना होता है। पर मैम एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर मैं, और आपने ये बोला था वहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज होती है, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एडिशन होता है 1 के इक्वल। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन में पहले इसको tan में चेंज कर लो ना, tan या cot जो भी आपको चाहिए। तो मैं तो पहले क्या करूंगी, मैंने इसको लिखा sin थीटा प्लस 1 प्लस माइनस कॉस थीटा,
और फिर मैं क्या करूंगी, मैंने इधर लिखा cos थीटा प्लस -1 प्लस साइन थीटा, और मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया बाई cos से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज tan थीटा प्लस ये हो जाएगा आपके पास sec थीटा -1, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। अब आपको मैंने बोला था, अब लगा दो ट्रिक जो आपको लगानी थी, आपको सिर्फ न्यूमिनेटर में क्या करना है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आपके पास अपॉन में इसमें कुछ नहीं करना, यू विल राइट एज इट इज जो वो आपको गिवन है डिनोमिनेटर। और अब आपने tan थीटा प्लस sec थीटा को कॉमन कर लिया, कॉमन करा, ब्रैकेट में आया 1 प्लस, यहाँ पे याद रखना ये 1 अच्छा माइनस है, तो 1 माइनस ब्रैकेट में आएगा आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा का फैक्टर बचेगा। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर था, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, एज यू कैन सी नाउ tan थीटा प्लस sec थीटा यू हैव, आप जब एंटर करोगे इसको तो ये हो जाएगा 1 माइनस sec थीटा एंड प्लस tan थीटा प्लस ये tan थीटा आपके पास दिया हुआ है 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, ये कैंसिल, आप इसको चेंज कर लो, tan थीटा प्लस sec थीटा को आपने चेंज कर लिया किसमें, sin थीटा cos थीटा में, sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, sin थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, एंड इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज RHS विच यू हैव टू प्रूव। अब ये आपका आ गया, ये राइट हैंड साइड आपने प्रूफ कर दिया, क्लियर है। शो दैट पॉइंट्स आर, दीज आर द पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। बेटा वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर प्रूफ करना होता है तो मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लेना, ये बहुत बच्चे वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, बस क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है पहले तो ऑर्डर में लिख लो सारे पॉइंट्स को, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर द स्क्वायर यू हैव टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, you have to prove all the sides are equal but it can be rhombus, so you have to prove कि diagonals are also equal, AC is equals to BD, इनके diagonals भी equal होते हैं, ये दोनों condition अगर fulfill हो रहा है then ये क्या है, these vertices are the vertices of the square, मतलब ये जो आपको given है ये सारे square के vertices है, ठीक है। तो बस आपको ये कंडीशन, और ये AB, BC, CD, AD ये कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्लियर है। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिस, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैं यहाँ पर सिंपल सा बता देती हूँ, इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपने खुद से करना है। आपको क्या दे रखा है, A पॉइंट दे रखा है 0,-1, B क्या दे रखा है 2,1 और C आपको दे रखा है 0,3। अब ध्यान से सुनो एक बात मेरी, आपको बताना है मीडियन, ये है D, यहाँ पर E और यहाँ पर F पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, और ये मीडियन है और ये मीडियन। अब आपको क्या बोला इन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, तो पहले आप देखो, आपको फाइंड आउट करना है AD, आपको फाइंड आउट करना है BE, आपको फाइंड आउट करना है CF, ये क्या है, ये आपकी लेंथ ऑफ मीडियंस, ठीक है। अब लेंथ ऑफ मीडियंस तो हो गई, पर मैम ये मीडियन वाला पॉइंट, ये D कैसे आएगा, E कैसे आएगा, F कैसे आएगा, तो D, E and F you will calculate by using midpoint formula, क्यों, क्योंकि बेटा मीडियन जब आता है तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये और ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, तो A एक ही है, 3 ही है, A B का मिड पॉइंट है F, ये क्या है, ये मिड पॉइंट ही तो हुआ ना, मिड पॉइंट, और यहाँ पर ये भी मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट, ये भी क्या हुआ, ये भी आपका मिड पॉइंट हुआ, BC का मिड पॉइंट D आ जाएगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, फिर डिस्टेंस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मार्बल्स ऑफ अ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बेकर ऑफ अ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर। फाइंड द नंबर ऑफ marbles that should be dropped into the beaker so that the water level rises by 5.6 सेंटीमीटर। अब देखो एक ग्लास लो, उसमें थोड़ा सा पानी लो, आप कुछ इस पत्थर डालते रहो उसके अंदर, तो क्या होगा, एक टाइम पे उसका वाटर लेवल आप देखोगे कि पहले से कुछ ऊपर हो गया। फिर अब ये जो वाटर लेवल राइज हो रहा है ये है क्या बेटा, ये जो होता है ना आपका, आप मार्बल्स ड्रॉप कर, आप कोई भी सॉलिड ड्रॉप करा रहे हो, जो भी वाटर लेवल राइज होगा ना वो किसके बराबर होगा, वो उसी सॉलिड के बराबर होगा जो आपने उसके अंदर ड्रॉप कराया। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने ड्रॉप करी, जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ मार्बल्स, तो n नंबर ऑफ मार्बल्स इनटू एक मार्बल्स का आपने कैलकुलेट कर लेना है वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मार्बल्स का वॉल्यूम आ जाएगा। इट मीन्स टोटल मार्बल्स का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर राइज इन सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, कोई भी टाइप का आपको सॉलिड दे रखा है। बात समझ आ रही है? देखो मान लिया हमारे पास पहले ये था, एक सिलेंडर ही दे रखा है ना, सिलेंड्रिकल बीकर, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल, इसमें यहाँ तक पानी था भाई, इतना ही पानी था। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि इसमें ना कुछ मार्बल्स ड्रॉप कराते हैं अंदर, तो भाई पानी जो नॉर्मल था वो यहाँ तक आ गया, मतलब 5.6 सेंटीमीटर का वाटर लेवल राइज हो गया। पहली वाली कंडीशन, पहले यहाँ तक ही था पानी, अब पानी इतना और ऊपर आ गया, तो हमें बताना है इतना पानी अगर हमें ऊपर करना है तो हमें कितने मार्बल्स अंदर ड्रॉप कराने होंगे। हमें ये बताना है अंदर कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हमें ड्रॉप कराने होंगे, हमें n फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंड्रिकल वेसल या सिलेंड्रिकल बीकर जो आपको दे रखा है। क्लियर है? अब एक चीज देखो, यहाँ पर मार्बल्स होते हैं स्फेरिकल शेप में, तो उसकी रेडियस को आपको, इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल r ले लिया, सिलेंड्रिकल की रेडियस को कैपिटल H और हाइट इसकी, मतलब कैपिटल H हाइट है और कैपिटल R इसकी क्या है, रेडियस। तो अब यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर H। अब यहाँ पर पाई और पाई तो कैंसिल कर दो, हमें n फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर इंटू एच अपॉन 4/3 और r क्यूब। अब ये 3 ऊपर गया, 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 4r क्यूब। अब एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, व्हाट इज द h हेयर, h इज द हाइट जो हमें चाहिए, वो हाइट पुट करना है आपको, जितना वाटर लेवल आप जिसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि n नंबर ऑफ मार्बल्स, जो वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो पहले से है उससे मतलब नहीं, जितना वॉल्यूम पानी ऊपर आया उससे मतलब है। तो हाइट वही, यानी 5.6 आपको हाइट पुट करनी है, रेडियस पुट करोगे, सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केस स्टडी पे हम आ गए, क्लास 10th स्टूडेंट, ठीक है, सारी चीजें हैं, बस क्वेश्चन कहाँ से है वो देख लेते हैं। बाउंड्री ऑफ प्लॉट, डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, गुलमोहर एज प्लांटेड, अच्छा ठीक है। इज देयर एज अ ग्रेसी लॉन इनसाइड, यहाँ पर ये ग्रेसी लॉन है इनसाइड दिस PQR shown in figure. There is a student have to show seeds flowering plant on the remaining area of the plot. Okay, क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, based on the above information considering A is the origin, what is the coordinates of A, ये तो सिंपल ही है, origin ही है। What are the coordinates of point P, अब point P कहाँ पर है, अब P यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, P इधर से इधर कैलकुलेट कर लो और P इधर कैलकुलेट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6, P6 और इधर P का पॉइंट क्या है, इधर P का पॉइंट है, वैसे तो P का पॉइंट 3 लग रहा है, नहीं P4 है, 4,6 देखते हैं, 4,6 है P, ठीक है।
अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप उधर से जाके कैलकुलेट कर लेना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, लिखा गया है रेडियो टावर यूज टू ट्रांसमिटिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बोला डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द पॉइंट 36, अच्छा ठीक है, पॉइंट O और टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 36 आपको गिवन है, और फिर आपने क्या करा है, डिस्टेंस बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन B इज 30 डिग्री, सेक्शन B यहाँ तक आपने देखा तो 30 डिग्री है, फिर सेक्शन A पे आपने देखा तो 45 डिग्री दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट O टॉप ऑफ सेक्शन B, हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है बेटा, लेंथ ऑफ वायर बताना है, ये वायर है, लेंथ ऑफ वायर, इस बार हाइपोटेनस, यानी यहाँ पर tan नहीं चलेगा, यहाँ पर बेस दे रखा है, बेस और हाइपो यानी कॉस अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको BO की लेंथ आ जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB, AB मतलब, तो AB में क्या करोगे, पहले आप पूरा वाला ट्रायंगल का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, AB बताना है ना, हाँ, तो AP माइनस, अब AB कैसे आएगा, AP से जब आप PB को माइनस करोगे तो आपके पास AB आ जाएगा, और ये आपको बहुत बारी पता है कि किस तरीके से करना है, पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना, बड़े वाले ट्रायंगल लेना, दोनों की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देना, यू विल गेट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB, OPB ट्रायंगल का एरिया, जब आपके पास PB आ जाएगा तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा देना, यहाँ पर आप क्या करोगे, हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे, जहाँ पर हाफ बेस आपके पास हो जाएगा 36 और हाइट आपके पास हो जाएगा PB, PB is the height, you can calculate easily, find the height of the section A from the base of the tower, ठीक है, यानी पूरा PA बताना है आपको, PA की हाइट बतानी है, सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट कर लोगे, एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं है, 10 बारी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है अ सर्कस कंपनी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी कहानी है, द टेंट इन द शेप ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन है, द टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल, ठीक है, ये कुछ तुम्हें समझ आ रहा होगा शायद, इस तरीके से मैं अगर हाईलाइट करूँ, ये सिलेंडर है, ये कोन है, ऐसा कुछ फिगर दे रखा है, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप 9 एंड, तो इसकी हाइट 9 दे रखी है, और इसकी जो रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मीटर, एंड फिर क्या बोला, एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 8 मीटर, एंड इसका डायमीटर मतलब नीचे बेस के जैसा ही है। तो अब आपको क्या बताना है, द एरिया ऑफ द कैनवस यूज टू मेकिंग द टेंट, CSA, टोटल CSA याद रखना, टोटल CSA यानी आपको पाई RL प्लस 2 पाई RH करना है, तो टोटल CSA आ जाएगा कैनवस जो आपने यूज करा है। फिर क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस बॉट फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ 1200 पर स्क्वायर मीटर if 30 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस फॉर वेस्टेज ड्यूरिंग दी स्टिचिंग। तो अब आपको क्या करना है, पहले जो तुमने CSA निकाला उसमें अब जितना वेस्ट हुआ, खरीदा तो तुमने पूरा ही होगा ना, पे तो आपने टोटल के लिए करा होगा ना, स्टिचिंग में जो वेस्ट हुआ वो तो एक अलग बात हो गई। तो अब आपने जो पहले आपने CSA टोटल निकाला, यानी कोन का और सिलेंडर का जो 2 पाई RL ऐड करा, उसमें जो 30 स्क्वायर मीटर वेस्ट हुआ उसको भी ऐड करोगे, देन यू हैव टोटल CSA, मतलब टोटल आपके पास पूरा आ गया ना, कितना कॉस्ट, कितना कैनवस आपने बॉट करा था, खरीदा था आपने, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 200 रुपीज़ से, बिकॉज उन्होंने बोला है 200 पर मीटर स्क्वायर की रेट से आपने उसको परचेस करा हुआ है। तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द टोटल अमाउंट, यानी टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। यू कैन सी हेयर, वो तो L निकालना पड़ेगा क्योंकि आप पाई RL करोगे, ये कर दिया, आपके पास टोटल आ गया 1650 स्क्वायर, ये पहले वाले का पार्ट हो गया। फिर आपको देखो इन्होंने क्या करा, एरिया ऑफ कैनवस और ये जो वेस्टेज हुआ है दोनों को आपने ऐड कर दिया, 1650 प्लस 30 200 के रेट से आपने मल्टीप्लाई करा और आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज द टोटल कॉस्ट आपको ये सर्कस टेंट बनाने में जो आई है। क्लियर? सो आई थिंक यस, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द संडे टेस्ट पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट था, 80 मार्क्स का था। इसमें आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन, ट्रिग्नोमेट्री,
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सारे 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने कवर करे। आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करा। जो भी आपकी मिस्टेक हो उनको करेक्ट करो, फ्यूचर में आपकी वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छे से सारे क्वेश्चंस जो भी गलत हुए हैं उनको रीअटेम्प्ट करो, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे अभी सैम्पल पेपर्स हमारे होंगे, फुल सिलेबस पेपर, उनका भी सोल्यूशन इसी तरीके से अपलोड होगा और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो हमारे साथ जुड़े रहे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।